अब देखो बच्चों, सी प्लस प्लस इज ए सुपरसेट ऑफ सी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब कि जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, उस कंपाइलर पे हम सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब सी प्लस प्लस का कंपाइलर सी की सारी स्टेटमेंट्स को समझेगा। अच्छा, अब हम देखो कि हमने फर्स्ट ईयर में सी की थी और थर्ड सेम में भी सी की थी, डाटा स्ट्रक्चर किए थे। तो हम जो कंपाइलर यूज कर रहे थे, बेसिकली जो एनवायरनमेंट यूज कर रहे थे, आईडीई, वो एनवायरनमेंट सी प्लस प्लस का ही था। मतलब सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे हम सी की प्रोग्रामिंग कर रहे थे और उसकी एक्सटेंशन क्या करते थे? डॉट सीपीपी। वो बाय डिफॉल्ट डॉट सीपीपी होते थे उसके एक्सटेंशन। तो अगर आपने सी का प्रॉपर सी का ही यूज करना है तो आप उसमें जो एक्सटेंशन है उसकी, वो डॉट सी अगर आप यूज करोगे तो फिर वो एक प्रॉपर सी का प्रोग्राम बनाओगे और वही कंपाइलर, सी की कोडिंग वाला ही कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ सी का मतलब ये है कि सी की लिखी हुई हर कमांड, हर स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस का कंपाइलर समझ लेगा और उसकी एग्जीक्यूशन कर देगा। ये अब नेक्स्ट है कमेंट्स। अब सी में जो हम कमेंट्स यूज करते थे वो स्लैश और स्टार का कॉम्बिनेशन यूज करते थे कमेंट को स्टार्ट करने के लिए, और वो कॉम्बिनेशन हम रिवर्स में यूज करते थे स्टार और स्लैश का, जब हमने उस कमेंट की एंडिंग करनी होती थी। तो ये स्टार्टिंग लाइन से लेकर एंडिंग फिनिश लाइन तक के बीच का जितना भी मटेरियल होता था वो सारा का सारा कमेंट में होता था, कमेंट माना जाता था। कमेंट का मतलब क्या है कि कमेंट में, कमेंट एरिया के अंदर लिखी हुई कोई भी स्टेटमेंट या वर्डिंग या सेंटेंस वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होगा, कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। ये कमेंट होता था। और सी प्लस प्लस में इसी कमेंट को करने के लिए, कमेंट को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डबल स्लैश का सिंबल मौजूद है। डबल स्लैश की मदद से हम कमेंट लाइन को शुरू करेंगे। लेकिन डबल स्लैश और ये स्लैश स्टार वाला कॉम्बिनेशन जो है, इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि डबल स्टार, ये जो डबल स्लैश है सी प्लस प्लस वाला, ये डबल स्लैश जो है वो जिस लाइन में हम डबल स्लैश का यूज कर रहे हैं, तो डबल स्लैश का जो ये कॉम्बिनेशन है, कमेंट का सिंबल है, ये उसी एक ही लाइन तक अपनी लिमिटेड स्कोप रखेगा। मतलब कि डबल स्लैश का यूज करके हम सिर्फ एक लाइन को ही कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जबकि स्लैश और स्टार वाला जो सी वाला वर्जन था कमेंट का, उसमें हमने स्टार और स्लैश लगा दिया। मान लो हमने फर्स्ट लाइन में स्टार और स्लैश लगा दिया और उसके बाद इसका जो क्लोजिंग है स्टार और स्लैश की, ये हमने लगा दी पांचवी लाइन में। तो पहली लाइन से लेकर पांचवी लाइन तक का सारा मटेरियल कमेंट माना जाएगा। जबकि अगर हमने इसी तरीके से 5 लाइनें अगर हमने कमेंट करनी है तो हमको हर लाइन में डबल स्लैश डबल स्लैश डबल स्लैश डबल स्लैश हर लाइन में हमें वो लगाना पड़ेगा। ये डबल स्लैश का है। अब हेडर फाइल्स पर आ जाओ। हेडर फाइल जो थी सी लैंग्वेज में हम जो यूज करते थे वो stdio.h नाम की फाइल यूज करते थे। ये होता था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस फाइल में हमें क्या मिलता था? इस फाइल में हमें लाइब्रेरी फंक्शन मिलते थे, स्कैनएफ के, प्रिंटएफ के और बहुत से और दूसरे फंक्शन होते थे जो कि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड होते थे। तो ये सारे फंक्शन हमको stdio.h फाइल में, हेडर फाइल में मिलते थे। लेकिन सी प्लस प्लस में हमारे लिए एक और हेडर फाइल तैयार की गई है। वो उस फाइल का नाम है iostream.h। IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, और स्ट्रीम का एक नया कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में आया है। ये ऑब्जेक्ट और क्लासेज पर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है ये। तो iostream.h नाम की, आप इतना समझो कि iostream.h नाम की हेडर फाइल होगी, उसको हमें इंक्लूड करना होगा। और उस फाइल के अंदर जो कोड होगा, जो डेफिनेशन होंगी, वो 2 क्लासेज होंगी उसके अंदर डिफाइन की गई, iStream और oStream। ये क्लासेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बाद में समझाना है। तो आप इतना समझ लो कि iostream.h नाम की एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में, और उसमें iStream और oStream नाम की क्लासेज डिफाइंड होंगी। अब हम देखो उनका यूज कैसे करेंगे। देखो सी में हम यूज करते थे printf और scanf नाम का फंक्शन। ये लाइब्रेरी फंक्शन होते थे और इनका कोड stdio.h में पड़ा होता था। लेकिन अब सी प्लस प्लस में हम इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए printf और scanf का फंक्शन को छोड़कर 2 नए कोड का यूज करेंगे।
वो है सी इन एंड सी आउट। ये आपका ये सी इन है और ये सी आउट है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ हमें ये वाले जो सिंबल हैं डबल ग्रेटर देन और डबल लेस देन, ये दो सिंबल हम इनके साथ यूज करेंगे। ये जो प्रैक्टिकल मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा कैसे कि सी इनके साथ तो डबल ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। तो डबल ग्रेटर देन का सिंबल को क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये। और ऐसे ही डबल लेस देन वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर। तो सी इनके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगेगा और सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लगेगा। ये दो ऑपरेटर हम इनके साथ यूज करेंगे इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट आया है एक और, नेम स्पेस का। नेम स्पेस का मतलब क्या हुआ? नेम स्पेस जो है एक हमको, जैसे हमने सी में किया था स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या था कि भाई एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, वो वेरिएबल उसकी लाइफ टाइम और उसकी विजिबिलिटी वो कहां तक रहेगी। तो वो सी में तो क्या होता था कि जिस ब्लॉक में हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन किया है वो वेरिएबल उसी ब्लॉक तक ही लिमिटेड रहता था, उसका स्कोप वहीं तक होता था। अब ये जो नेम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट है, नेम स्पेस का मतलब ये है कि आप एक नया नेम स्पेस डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, स्टैंडर्ड नेम स्पेस है वो, और नया नया नेम स्पेस डिफाइन कर रहे हो और वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। उस नेम स्पेस वो एक आपको एक स्कोप दे रहा है, उसी स्कोप के अंदर आपके सारे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे और डिफाइन होंगे। क्योंकि अब इसमें क्लासेज वाला कॉन्सेप्ट है तो क्लासेज के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको यूज किया जाता है। तो उन सारे के सारे वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन हैं वो कौन से नेम स्पेस में रहेंगी? एसटीडी नेम स्पेस में। हम इसको यूज कैसे करेंगे कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, फाइल इंक्लूड करवाएंगे, कौन सी फाइल? iostream.h। तो इंक्लूड करवाने के बाद मेन फंक्शन लिखने से पहले हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस std। ये हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब देखो रिटर्न टाइप ऑफ मेन। तो रिटर्न टाइप है, जो सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, लेकिन सी प्लस में मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप डिफाइन की गई है, वो इंट टाइप का है। तो इंट टाइप की आप मेन फंक्शन में रिटर्न टाइप यूज करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न कोई इंटीजर वैल्यू लिखोगे, रिटर्न 0 लिख दोगे, तो रिटर्न 0 लिखने से वो ये मैसेज कंपाइलर उसको चला जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाएगा कि भाई ये सारा प्रोग्राम ठीक ढंग से एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर आप देखो मेन में रिटर्न में लास्ट में रिटर्न 0 नहीं लिखते तो क्या होगा कि आपको एक वार्निंग मैसेज मिल जाता है। तो वार्निंग मैसेज तो इग्नोरेबल है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वार्निंग मैसेज भी नहीं चाहते कि आपकी कंपाइलेशन के दौरान वार्निंग मैसेज भी मिले, तो आपको मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न 0 लिखना चाहिए। अब देखो ये उसका एक स्टेप्स दिखा रखे हैं कि आपका प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है। जो आपने कोडिंग की है उसको सोर्स कोड बोलते हैं, वो सोर्स कोड है। वो सोर्स कोड आपने कंपाइलेशन के लिए भेज दिया, ये कंपाइलर के पास चला गया सोर्स कोड। कंपाइलर ने आपके सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद उसने जो नई ट्रांसलेटेड वर्जन बनाया, मशीन वर्जन बनाया, उसको हमने ऑब्जेक्ट कोड बोला, वो ऑब्जेक्ट कोड है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, अभी ऑब्जेक्ट कोड में कमी है। कमी क्या है कि जो जो आपने लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए हैं, जो इंक्लूड करवाई हैं फाइलें, उन फाइलों में जो कोड पड़ा हुआ है वो कोड अभी तक आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ। तो लिंकर नाम का सॉफ्टवेयर वो क्या काम करेगा कि वो आपके ऑब्जेक्ट कोड को
लाइब्रेरी कोड के साथ अटैच कर देगा, लिंक कर देगा, और लिंक करने के बाद आपके लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल तैयार कर देगा। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी टू रन है, आप इसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो कंपाइलर और लिंकर क्या है? बेसिकली कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ए मशीन कोड। अब इस कोड को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और लिंकर क्या है? लिंकर कंबाइंस द ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरी कोड एंड प्रोड्यूसेस द एग्जीक्यूटेबल कोड। ये लिंकर है। अगर आपने इसके बारे में कुछ क्वेरीज हैं, आपकी कुछ पूछना है, मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो है vikram.bansal.2004@gmail.com। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स इन C++ पर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।